तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इसी क्राइम तक की कहानी के एपिसोड में पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर, पूर्व प्रधानमंत्री, वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनकी फांसी की मैंने पूरी कहानी आपको सुनाई थी। वो कहानी आज की कहानी के आखिर में दोबारा उसको बोलूँगा, दीपक को डाल दे ताकि जिन लोगों ने नहीं सुनी है वो सुने। तो कैसे उनको फांसी हुई, फांसी से पहले क्या कुछ हुआ, उस रात क्या कुछ हुआ, जो 4 अप्रैल 1979, यही वो तारीख़ थी जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो फांसी की कहानी आज मैं नहीं सुनाने जा रहा हूँ आपको, बल्कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जिस कत्ल के लिए फांसी की सज़ा मिली और फिर फांसी पर चढ़ा दिया गया वक्त से पहले, वो भी उस कत्ल की कहानी है ये। एक ऐसा कत्ल और एक ऐसा मुकदमा जो जितने भी कानून के जानकार हैं आज भी उस पर बहस होती है पाकिस्तान के अंदर भी, और कहा जाता है कि एक ऐसा कत्ल का मुकदमा था जिसको जानबूझकर इस तरीके से पेश किया गया, बनाया गया कि उसका फ़ैसला सिर्फ एक ही होना था और एक ही फ़ैसला आना था, और वह फ़ैसला भुट्टो के ख़िलाफ़ जाना था। और इसकी साजिश ऊपर से रची गई थी। पाकिस्तान का एक इतिहास है कि पाकिस्तान में जब जब किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपने सेना अध्यक्ष को बनाया, उन्हीं सेना अध्यक्ष ने बाद में उन्हीं प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर रख दी और ख़ुद पाकिस्तान के डिक्टेटर बन गए। ये कहानी भी उसी से कुछ मिलती जुलती है। पाकिस्तान में एक परिवार रहा करता है, कसूरी परिवार, बहुत ही इज़्ज़तदार परिवार माना जाता है, और इस परिवार के मुखिया मोहम्मद अहमद ख़ान कसूरी, ये एक जाने माने वकील, एक लायर थे। इनका अपना एक पूरा एक पहचान थी उनकी वहाँ पे कानून के मैदान में। कहते थे कि ये पाकिस्तान के सबसे तेज़ दिमाग, ज़हीन दिमाग लॉयर में से एक थे, और अच्छा खासा इनका नाम था, हैसियत थी, पैसे वाले थे। जब पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सरकार बनाने की तरफ कदम रखा, इसके बाद वो उस वक्त की सरकार के ख़िलाफ़ उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, तो उनके जो भाषण हुआ करते थे भुट्टो के, उससे बड़े प्रभावित, बड़े मुतासिर थे कसूरी, और धीरे धीरे उन्हें लगा कि ये शख्स कुछ कर सकता है। और वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि कसूरी ने फिर भुट्टो की पीपीपी पार्टी जो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसको ज्वाइन कर लिया। न सिर्फ ज्वाइन किया बल्कि भुट्टो भी उन्हें मानते थे। उन्हें पाकिस्तान के नेशनल असम्बली का लाहौर से टिकट दिया, चुनाव भी जीता, और वो पार्टी के एक बड़े इम्पोर्टेंट मेंबर थे। लेकिन कुछ वक्त बीता, उसके बाद अब कसूरी और भुट्टो में बन नहीं रही थी। कसूरी एक दूसरी सोच के थे, इज़्ज़तदार शख्स थे। उन्हें पहले उम्मीदें दिखाई दी भुट्टो के अंदर कि ये कुछ करेंगे, लेकिन फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, बहुत ऐसे बदलाव आए जो कसूरी को लगा कि शायद ठीक नहीं है, और उन्होंने भुट्टो की मुखालफत करनी शुरू कर दी। हालांकि भुट्टो का पाकिस्तान में अपना एक उस वक्त एक जगह थी उनकी, खुद एक ज़मींदार परिवार से आने के बावजूद सामंती प्रथा को ख़त्म करना, कि ज़मीन कुछ लोगों के पास ही ना हो, सभी लोगों में बांटा जाए, उनके बहुत सारे ऐसे फ़ैसले। उनके टाइम में पाकिस्तान का नया संविधान लिखा गया, तो उसकी वजह से लोगों में एक पहुंच भी बनी थी, और बहुत सारे लोग तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कायदे आज़म भी कहा करते थे, मोहम्मद अली जिन्ना को जो कहा जाता था। लेकिन जब सत्ता आई धीरे धीरे, उसके बाद कहते हैं कि भुट्टो भी निरंकुश होते गए, एक तरह से एक डिक्टेटर या तानाशाह बनते गए, और जो उनकी शुरुआती मासूमियत, भोलापन था, वो खोता गया। शक करने लगे, अपने दुश्मनों को एक एक कर ठिकाने लगाने लगे, और इसी दौरान में कसूरी ने फिर भुट्टो का साथ छोड़ दिया। बात आई गई हो गई। 10 और 11 नवंबर 1974, 10th एंड 11th नवंबर 1974 की बात है। रात का वक्त था। शहर लाहौर शहर के शमशाद कॉलोनी इलाके में एक कार, जो मार्क 2 कार थी, वो एक शादी की जगह से निकलती है। एक शादी का फंक्शन था, और उसी शमशाद कॉलोनी में अपने घर की तरफ ये कार बढ़ रही थी। इस कार को चला रहे थे अहमद रज़ा कसूरी। अहमद रज़ा कसूरी दरअसल मोहम्मद अहमद ख़ान कसूरी के बेटे थे, और उसी कार में कसूरी साहब भी बैठे थे, यानी कि अहमद रज़ा के पिता, वालिद, और साथ में पीछे की सीट पर उनकी वाइफ और साली बैठी हुई थी। तो 4 लोग ये कार में थे।
ये कार जैसे ही शमशाद कॉलोनी से कुछ दूरी पर पहुंचती है, अचानक कुछ हथियारबंद लोग कार को घेर लेते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। अहमद रज़ा कसूरी खुद कार चला रहे थे। जब अचानक हमला हुआ तो उन्होंने अपना सर कार के नीचे किया ताकि किसी को गोली न लगे और कार उन हमलावरों के बीच से निकाल कर भगाने की कोशिश करने लगे। लेकिन थोड़ी दूर बढ़ते ही उन्हें अंदाज़ा होता है कि उनके जो पिता हैं, वालिद मोहम्मद खान कसूरी, उनका सर बेटे के कंधे पर आ रहा है जो कार ड्राइव कर रहा है। अब अंदाज़ा हो गया कि उन्हें गोली लगी है। फ़ौरन किसी तरीके से उस हमलावरों के बीच से हिम्मत बहादुरी दिखाते हुए अहमद रज़ा कसूरी वहाँ से कार को निकालते हैं और निकालने के बाद जब उन्हें लगता है कि अब वो सेफ़ है तो पास के एक हॉस्पिटल में पहुँचते हैं। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद चूँकि उनके वालिद को बहुत सारी गोलियाँ लगी थी, वहाँ ऑपरेशन शुरू होता है, इलाज शुरू होता है। कसूरी एक बड़ा नाम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, थोड़ी देर में ये बात फैल जाती है। इस दौरान में फिर तमाम जो बड़े अफसर आर्मी के, इनको भी खबर दी जाती है। रात करीब 2:30-3 बजे जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, वज़ीर आज़म 74 में, उनको खबर दी जाती है कि किसी ने हमला हुआ और कसूरी साहब को गोली मार दी है। भुट्टो भी परेशान होते हैं। अब इसके बाद खैर इधर ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन ऑपरेशन कामयाब होता नहीं है और अहमद खान कसूरी की मौत हो जाती है इस गोलीबारी में। अब मौत के बाद चूँकि इस विटनेस एक कार के अंदर ही कसूरी के बेटे अहमद रज़ा कसूरी मौजूद थे, उनके सामने गोलीबारी हुई, उन्होंने कार को वहाँ से निकाला। तो अब पुलिस को बयान देना है। पुलिस आई और पुलिस ने पूछा कि आपने हमलावरों को पहचाना? उन्होंने कहा नहीं, मैं किसी का चेहरा नहीं जानता। तो उन्होंने कहा ये हमला किसने कराया? अभी तक वो सारा बयान लिख रहा है पुलिस वाला। लेकिन जैसे ही एक फिर नाम आता है, उस पुलिस वाले के हाथ रुक जाते हैं। वो पूछता है कि आपको शक किसी पर, ये हमला किसने कराया, आपके वालिद की जान किसने ली? अहमद रज़ा कसूरी कहते हैं कि मुझे मालूम है, ये काम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया है और उनके इशारे पर ही उन पर हमला हुआ है और इससे पहले 15 बार और हमला हो चुका है। और ये भी कहते हैं कि हमला उनके पिता के लिए नहीं बल्कि उनके लिए था, क्योंकि अब कसूरी धीरे धीरे जो है वो पीछे हो रहे थे और अहमद रज़ा कसूरी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में उभर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भुट्टो के इशारे पर हुआ और वही मेरे बाप के कातिल हैं। अब उस पुलिस वाले की हिम्मत नहीं कि सर्विंग पुलिस वाला है और देश के प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ सामने वाला कंप्लेंट लिखा रहा, वो कैसे लिखे? उसने अपने सीनियर अफसरों को बताया। सीनियर अफसर आए, उन्होंने कहा कि आप कैसे कह रहे हैं, आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पर उंगली कैसे उठा सकते हैं? उसने कहा कि मैं जानता हूँ, आप रिपोर्ट लिखिए। अब कोई रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार नहीं, तब तक सेना के बड़े अफसरों को जानकारी देगी। इनमें से एक सेना के बहुत बड़े पोस्ट पर खुद कसूरी के रिलेटिव भी थे, उनको बुलाया गया कि आप समझाओ। लेकिन अहमद रज़ा कसूरी मानने को तैयार ही नहीं। उन्होंने कहा कि अगर आपको रिपोर्ट लिखनी है तो रिपोर्ट लिखिए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही मेरे पिता के कातिल हैं। अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन रिपोर्ट कैसे लिखा जाए? इसके बाद भी मुहिम चलती रही। अच्छा, तब तक ये अहमद रज़ा जो कसूरी बेटे हैं जिनकी मौत हुई, उनके बेटे भी नेशनल असेंबली के मेंबर थे। मौत हो गई। मौत के ठीक 9 दिन के बाद पाकिस्तान का नेशनल असेंबली का सेशन था, जैसे अपने यहाँ लोकसभा का होता है। उस सेशन में अहमद रज़ा कसूरी एक शीशी में एक लिक्विड लेकर पहुंच जाते हैं नेशनल असेंबली में, और अचानक वहाँ खड़े होकर वो शीशी उठाते हैं और दिखाते हैं। और उस असेंबली में उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी। उन्होंने कहा कि मैं इस असेंबली में अपने वालिद के, अपने पिता के खून का सैंपल लेकर आया हूँ, नमूना लेकर आया हूँ, और इसी असेंबली में बैठे एक शख्स के इशारे पर मेरे वालिद का कत्ल हुआ है। और उस शीशी में बाकायदा खून था, वो खून जो गोली लगने के बाद और अस्पताल में ऑपरेशन के बाद उन्होंने कलेक्ट किया था। इससे हंगामा मच गया। फिर ये मामला ज़ोर शोर से शुरू हुआ, पकड़ा गया, और अब अपोजिशन ने भी इस मामले की जांच और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने की मांग शुरू कर दी। लेकिन अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर, एक कत्ल का मुकदमा उनके ख़िलाफ़ कैसे किया जाए? फिर ये हुआ कि अच्छा एक कमेटी बनाते हैं। एक कोर्ट के जज को कहा गया कि आप जांच कीजिए।
बट जज साहब ने जांच की और उसके बाद कहा कि कोई ऐसा सबूत नहीं है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बरी कर दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो इधर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, बेटा लगातार लगा हुआ है कि मेरे बाप के कत्ल का मुकदमा भुट्टो पर चलाया जाए, लेकिन वहाँ ये सुनवाई हो नहीं रही है। इसी दौरान धीरे धीरे वक्त बीतता है, उसके बाद चुनाव होता है। 74 में ये कत्ल हुआ था और फिर बाद में मार्च 1977 मतलब 3 साल के बाद फिर पाकिस्तान में एक आम चुनाव होता है। यह आम चुनाव में तब तक भुट्टो के ख़िलाफ़ एक काफ़ी बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा था पूरे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस चुनाव में फिर भी पीपीपी यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी चुनाव जीत जाती है और उनको कुल 155 सीटें मिलती हैं, जबकि अपोजिशन को सिर्फ 36 सीट। लेकिन इस चुनावी नतीजे से विरोध प्रदर्शन और बढ़ जाता है। विपक्षी पार्टियों का इल्ज़ाम होता है कि चुनाव में धांधली हुई और जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेईमानी से ये चुनाव जीते। अब पूरे पाकिस्तान में जगह जगह सड़क पर आंदोलन, धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है। इसको रोकने की जुल्फ़िकार अली भुट्टो काफ़ी कोशिश करते हैं, ये रुकता नहीं। वो बहुत सारी चीज़ें बदलते हैं। पाकिस्तान में शराब पे बैन कर देते हैं, जो बार और ये सारी चीज़ें हैं इस पर रोक लगा देते हैं, जो डांस टाइप की चीज़ें, ताकि थोड़ा पाकिस्तान को फिर एक इस्लामिक कंट्री के तौर पर दिखाया जाए। इंडिया के ख़िलाफ़ फिर जंग और इंसारी की बातें शुरू कर देते हैं। इंडिया पाकिस्तान का ऐसे ही चलता है। पाकिस्तान में जब भी कोई संकट आता है तो वहाँ के जो नेता हैं वो फ़ौरन इंडिया से लड़ाई या फिर कश्मीर यही मुद्दा उठाते हैं, और वहाँ के हमेशा विपक्ष और जो सत्ता में वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम भी लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बावजूद पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी होता है। इत्तेफाक से उसी वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शायद अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत फ़ैसला लिया था। उन्होंने ज़ियाउल हक, जनरल ज़ियाउल हक को पाकिस्तानी आर्मी का चीफ बना दिया। तो ज़ियाउल हक पाकिस्तानी आर्मी के चीफ थे, वही ज़ियाउल हक जिनकी बाद में एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी। वो कहानी भी मैंने आपको सुना रखी है और वो मौत भी साजिश से जुड़ी है। तो भुट्टो ने ज़ियाउल हक को पाकिस्तान का जनरल बना दिया, आर्मी का चीफ। इधर भुट्टो के ख़िलाफ़ अब धरना प्रदर्शन, आंदोलन पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। भुट्टो उसको कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। सेना को मौका मिल गया। 4 और 5 जुलाई की रात को 1977 आखिरकार ज़ियाउल हक ने भुट्टो का तख्ता पलट दिया। उन्होंने भुट्टो को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट से हटा दिया और पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाने का ऐलान कर दिया। अब पाकिस्तान की पूरी बागडोर जनरल ज़ियाउल हक के हाथ में आ गई। ज़ियाउल हक अब भुट्टो में बन नहीं रही थी। अब इधर भुट्टो को मार्शल लॉ के तहत हटाने के बाद जेल में डाल दिया गया, लेकिन ये भी था कि कुछ दिन के बाद वो निकल जाएंगे। तो अब क्या किया जाए? इधर कसूरी की मौत को 3 साल बीत चुके थे, 74 में हुआ था, ये 77 है। तख्ता पलट, अब भुट्टो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। जैसे ही मार्शल लॉ लगा, अहमद रज़ा कसूरी यानी कि अहमद ख़ान कसूरी के बेटे ने फिर से अपने बाप के कत्ल का मामला उठाया और कहा कि हमें इंसाफ चाहिए और भुट्टो जो है वो इस कत्ल के गुनहगार हैं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा चले। भुट्टो के ख़िलाफ़ कोई बड़ा सबूत, कोई ऐसी चीज़ की ताक में बैठे थे जनरल ज़ियाउल हक, जो पाकिस्तान के डिक्टेटर बन बैठे थे। उन्हें लगा ये मौका अच्छा है। उन्होंने फ़ौरन इस केस की दोबारा से कहा कि तफ्तीश करो, इस केस की सुनवाई हो, और इस केस की सुनवाई के लिए बाकायदा फिर अदालत बैठी, मुकदमा दोबारा शुरू हुआ। हर एक को पता था भुट्टो के साथ क्या होने जा रहा है, लेकिन भुट्टो बेफिक्र थे। उन्हें लगा कि ये सब डराने धमकाने की चीज़ें हैं, थोड़ी देर में मार्शल लॉ हटेगा, चुनाव होगा, मैं फिर से चुनाव जीतूंगा और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। लेकिन यही उनकी सोच की गलती थी, ऐसा हुआ नहीं। आखिरकार मार्शल लॉ लगने के ठीक 20 दिन के बाद एक एक कर उन लोगों को उठाया गया जो उस वक्त भुट्टो के ख़ास थे और जो उनकी एक ख़ास यूनिट बनाई गई थी उससे जुड़े हुए थे, और फिर इन लोगों को ये कहा गया कि तुम कसूरी के कत्ल के मामले में गवाही दो। अब कसूरी के कत्ल का केस फिर से खुल चुका था। 1977 बल्कि 1977 को ही 11 सितंबर कई लोग एक साथ गवाही देते हैं और वो कहते हैं कि हाँ, ये जो कत्ल था ये हमारे इशारे पर हुआ। पाकिस्तानी आर्मी के लोग थे।
इस दौरान में जो तफ्तीश हुई, जो कारतूस और गोली दागी गई थी, वो पता चला कि सिर्फ आर्मी ही यूज़ करती है, आम लोगों के पास या आम क्रिमिनल के पास वैसे हथियार नहीं है। तो इसका मतलब ये था कि पाकिस्तानी सेना का कहीं ना कहीं इसमें इस्तेमाल किया गया था, खासतौर पर उस स्पेशल फोर्स का जो भुट्टो ने अपने कार्यकाल में बनाया था। इसके बाद मुकदमा चलता रहा, भुट्टो जेल में है। 2 मार्च 1978 को इस मुकदमे की कार्रवाई पूरी हुई। 18 मार्च को आखिरकार इस मुकदमे का फैसला सुनाया गया। हाई कोर्ट ने इस मुकदमे का फैसला सुनाया। हाई कोर्ट के 5 जजों की एक बेंच थी जिसने कसूरी मर्डर केस में अपना फैसला सुनाया, और उन्होंने अपने फैसले में कहा कि जो भुट्टो ने एक स्पेशल फेडरल सिक्योरिटी फोर्स बनाई थी, उसके जो डायरेक्टर थे उस वक्त मसूद अहमद, उनके साथ मिलकर कसूरी के मर्डर की प्लानिंग की थी, और इसीलिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो कसूरी के कत्ल के गुनहगार हैं और उनको इस गुनाह के लिए सजाए मौत यानी फांसी की सज़ा दी जाती है। 18 मार्च 1977 को पाकिस्तान के हाई कोर्ट ने यह अपना फैसला सुनाया, 5 जजों की बेंच ने। इस फैसले के बाद ये भुट्टो बेफिक्र थे, उन्हें मालूम था कि ये सब फैसला होगा पर उन्हें फांसी नहीं होगी। फिर भी उन्होंने इस हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। अब जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की थी उसमें 9 जजों की बेंच बैठनी थी, 9 जज सुप्रीम कोर्ट के, और उनको फैसला सुनाना था हाई कोर्ट को इस फैसले के खिलाफ जो भुट्टो को फांसी की सज़ा जिसने सुनाई 5 जजों ने। अब 9 जजों के पास सुप्रीम कोर्ट का ये मामला आया, लेकिन इत्तेफाक से इनमें से एक जज जुलाई 1978 में रिटायर हो गए फैसला सुनाने से पहले। एक जज ने बीमार होने का कारण बताया कि मैं बीमार हूँ, और वो अपने आप को इस फैसले से हटा लेते हैं। तो अब 9 में से 2 जज, एक रिटायर हो गया और एक ने खुद बीमारी की बात कहकर अपने आप को इस जजमेंट से हटा लिया। अब बचे 7 जज। 7 जज को पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर भुट्टो की फांसी की सज़ा के खिलाफ जो हाईकोर्ट ने सुनाई कसूरी के कत्ल में अपना फैसला सुनाना था। फरवरी 1978 में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था। इसके बाद फरवरी 1979 में 9 के बाद 7 जो जज बजे उन्होंने अपना फैसला सुनाया। इन 7 जजों में से फैसले बटे हुए थे। 4 जजों ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि भुट्टो गुनहगार है, उन्हें फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, जबकि 3 जजों का कहना था कि ये केस बेबुनियाद है और इसमें कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है जिससे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कातिल ठहराया जाए। लेकिन चूंकि मेजॉरिटी यानी बहुमत 4 जजों की थी, 7 का बेंच था, तो 4-3 से ये मुकदमा भुट्टो के खिलाफ गया और सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो की फांसी को इस तरीके से बरकरार रखा। इस फैसले के बाद भी फरवरी 1979 की बात है ये कि भुट्टो की फांसी की सज़ा बरकरार रखी गई। भुट्टो बेफिक्र थे कि फांसी नहीं होगी, उनको डराने की साजिश है और ज़िया-उल हक ऐसा करेंगे नहीं, और इसीलिए वो बेफिक्र थे। उन्होंने जो भी मिलने आता उससे यही कहते। लेकिन फरवरी में फैसला आया और इस फैसले के सिर्फ 1.5 महीने के बाद 4 अप्रैल 1979 की सुबह, बल्कि सुबह भी नहीं हुई थी, रात 2 बजे ही अचानक जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उठाया गया और उठाने के बाद उनसे कहा गया कि चलिए आपका वक्त हो गया है। भुट्टो ने कहा कि मुझे भी नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। जो गार्ड थे उन्होंने कहा कि नहीं। भुट्टो को ये बताया ही नहीं गया था पहले से कि फांसी कब होनी है, और फांसी बाद में होनी थी। लेकिन ज़िया-उल हक नहीं चाहते थे कि वक्त बेकार करें, कल को कुछ और चीज़ें हो जाए और भुट्टो बच जाए। इसलिए आनन फानन में फ़ैसला हुआ और 4 अप्रैल 1979 की रात को ही भुट्टो को उठाया गया, और उठाने के बाद फिर गार्ड उन्हें अपने साथ ले गया और 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो को बड़ी खामोशी से फांसी दे दी गई। सुबह होने के बाद पाकिस्तान को ये बात पता चली। फांसी के बाद भुट्टो की लाश को ले जाकर दफना दिया गया। उनकी वालदा और उनकी बीवी, उनके बच्चों, किसी को भी इसमें शामिल होने की जो आखिरी रस्म थी इजाज़त नहीं दी गई ज़िया-उल हक की तरफ से। तो 4 अप्रैल 1979
साल भर के अंदर हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद फांसी। ये सब कुछ आनन फानन में पाकिस्तान के डिक्टेटर ज़िया-उल हक की वजह से हुआ। अब जहाँ तक इस मुकदमे और केस की बात है तो कहते हैं कि पाकिस्तान के इतिहास में ये वो मुकदमा है जो बेईमानियों से भरा हुआ था, क्योंकि इसमें ऊपर से हुक्म था कि तुम्हें क्या फैसला सुनाना है और कितनी जल्दी सुनाना है। एक जज ने शुरुआत में जब ये मुकदमा चला तो भुट्टो को जमानत दे दी थी। उस जज को फ़ौरन हटा दिया गया और उसकी जगह दूसरे जज को लाया गया, और दूसरे जज ने कुर्सी पर बैठते ही पहले जज के उस हुक्म को कि ज़मानत दी जाती है उस आदेश को खारिज किया और भुट्टो की ज़मानत खारिज करके उन्हें फ़ौरन गिरफ्तार करने का हुक्म सुना दिया। इसके बाद हाई कोर्ट में जो 5 जज थे उन्होंने भी पाँचों ने एक साथ ये फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं 9 में से जो 7 जज थे, एक तो रिटायर और दूसरे ने जानबूझकर, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था, कहा कि मैं ऐसा फैसला नहीं सुनाऊंगा, तो बीमारी का बहाना बनाकर खुद से अलग हो गए। बाकी 7 में से 4 जज ही एक साथ थे। 3 जज ने फिर भी हिम्मत दिखाई और भुट्टो के हक में फैसला सुनाया था। लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 को फांसी दे दी गई। बाद में उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनी, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो की भी ऐसी ही मौत हुई। उनको गोली मारकर उनका कत्ल किया गया, और उस साजिश के पीछे कौन लोग थे ये भी आज भी एक पहेली है, एक राज है। हालांकि इसको लेकर एक वक्त परवेज़ मुशर्रफ पर भी उंगलियां उठी थी, लेकिन आज भी साबित नहीं हो पाया कि बेनज़ीर भुट्टो का कातिल कौन है। ठीक उसी तरीके से कसूरी का कत्ल सचमुच बेनज़ीर भुट्टो के वालिद यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इशारे पर हुआ या फिर उन्हें फंसाया गया, ये भी आज तक एक राज है। लेकिन कहते हैं कि ये सबसे बेईमान मुकदमे में से एक मुकदमा था, जो मुकदमा शुरू होने से पहले ही जजों को, वकीलों को ये बता दिया गया था कि भुट्टो का अंजाम क्या होना है। और भुट्टो हमेशा इसे झूठ मानते रहे। उन्हें लगा था कि पाकिस्तान में जितने पॉपुलर हैं उनको फांसी देकर ज़िया-उल हक पाकिस्तानी लोगों से दुश्मनी मोल नहीं लेंगे, लेकिन उनकी सारी जो बातें थी वो गलत साबित हो गई। और ज़िया-उल हक को भी मालूम था कि भुट्टो की मौत या फांसी की तारीख अगर सार्वजनिक की गई और एलानिया फांसी दी गई कि इस तारीख को होगी, तो हो सकता पाकिस्तान में बहुत सारे लोग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही लोग, वो खिलाफ हो जाए, सड़कों पर आ जाए, धरना प्रदर्शन शुरू हो जाए। इसलिए बड़ी खामोशी से रात के अंधेरे में चुपचाप बिना तारीख ऐलान किए भुट्टो को फांसी दे दी गई। तो ये थी कहानी उस कत्ल की, जिस कत्ल की वजह से पाकिस्तान के एक प्राइम मिनिस्टर को फांसी पर चढ़ाया गया।